नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 2 संविधान निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के अध्याय में हम बता चुके हैं कि लोकतंत्र में शासक वर्ग मनमानी नहीं कर सकता। कुछ नियम और कायदे कानून हैं जिनका पालन सरकार और जनता दोनों को करना होता है। उन्हीं नियमों के संकलित रूप को संविधान कहते हैं, जो सरकार और जनता की सीमाएं तय करते हैं। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ प्रश्न उठाएंगे। संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान बनाता कौन है? संविधान बनता कैसे है? और संविधान की आवश्यकता क्यों? संविधान बनाने के मूल्य क्या हैं? क्या संविधानों में बाद में भी संशोधन किए जा सकते हैं? इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम इस अध्याय में ढूंढेंगे। इस अध्याय में हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण से लेकर भारतीय संविधान निर्माण तक की चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण बिंदु संविधान सभा, प्रारूप समिति, प्रस्तावना, संविधान संशोधन, रंग भेद, श्वेत अंग्रेज, अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोग, रंगीन जो दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेजों के बाहर के लोग थे जैसे भारतीय आदि, नस्ल भेदी, देशद्रोह किसे कहते हैं, आजीवन कारावास, द लॉग वॉक टू फ्रीडम, इंद्रधनुषी देश या समाज, क्रूर व दमनकारी, सर्वोच्च कानून आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान निर्माण में किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। इस अध्याय में हम दो देशों के बारे में बात कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में और भारत के संविधान के बारे में। दक्षिण अफ्रीका ये देश है अफ्रीका महाद्वीप का, और भारत को आप जानते ही हैं। अफ्रीका का थोड़ा बड़ा रूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये बनाया है, और ये साउथ अफ्रीका का इसके बड़ा रूप है। यह भी भारत की तरह तीन ओर से, यहाँ से और यहाँ तक समुद्र से घिरा हुआ है। इन देशों के दो जननायक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरे हैं दक्षिण अफ्रीका के गांधी, जो गांधी के आदर्शों पर चलने वाले थे, नेल्सन मंडेला। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के नायक थे नेल्सन मंडेला। उन्हीं के शब्दों में, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना, इसे पाना चाहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। इस प्रकार से इन्हीं शब्दों से हम समझ जाएंगे कि नेल्सन मंडेला जी किस विचारधारा के व्यक्ति थे, कितने दृढ़ संकल्पी थे। यह नेल्सन मंडेला जी का कथन है जिस पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें और उनके अन्य साथियों को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास, और इन्हें 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में रखा गया था। रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में जो व्यवस्था गोरों ने लादी थी, वह 17वीं से 18वीं शताब्दी में व्यापार करने के लिए यहाँ पर कंपनी लेकर आए थे, और दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और जबरदस्ती से गुलाम बना जैसे भारत को बना था। परंतु भारत से उल्ट अफ्रीका में बहुत से गोरे लोग बस गए थे और उन्होंने वहां के स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया था। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के, उनकी त्वचा के रंग के आधार पर बांट दिया था। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की त्वचा का रंग काला था, इसलिए उन्हें अश्वेत कहा जाता, जो कि 3/4 थे, जबकि श्वेत बहुत कम लोग थे। तीसरे वे लोग थे जो देश के बाहर से लोग आकर बसे हुए थे, उन्हें रंगीन चमड़ी का कहा जाता था। इनमें भारत के लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सब लोगों को हीन दृष्टि से देखते थे, छोटा समझते थे, और उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति इस प्रकार की थी कि कोई भी अश्वेत व्यक्ति गोरों की बस्ती में नहीं बस सकता था। उसे वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। यहाँ तक कि रेलगाड़ी में बैठने के लिए, बस में, टैक्सी में, होटल में, अस्पताल में, स्कूल में, कॉलेज में, पुस्तकालय में, सिनेमाघर में और समुद्रों के तटों पर तथा सार्वजनिक शौचालय तक के लिए गोरे और कालों के लिए अलग अलग स्थानों का इंतजाम कर दिया गया था। इस प्रकार से गोरे लोगों के लिए जो आरक्षित जगह थी, गिरजाघर थे, वहां पर काले या श्वेत लोग नहीं जा सकते। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था,
1950 से ही श्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने इस रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें की, भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, और उसी के झंडे के तले एकजुट होकर इन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। इसमें मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी और अनेक संवेदनशील गोरे लोग भी शामिल थे। इसी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ चलकर ये आंदोलन बड़ा होता गया और अनेक देशों ने इस रंगभेद नीति का विरोध किया और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों श्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन बनाए रखा। यह देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है डरबन समुद्र तट पर, जहाँ अंग्रेजी और अफ्रीकन तथा जुलू भाषा में लिखा हुआ है, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। इस प्रकार की हर जगह पर अलग अलग व्यवस्था की गई थी। एक नए संविधान की ओर रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को इस बात का एहसास हो गया था कि अब जोर जबरदस्ती से श्वेतों पर अपना राज नहीं रखा जा सकता। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और भेदभाव के वाले कानूनों को धीरे धीरे वापस करना शुरू। राजनीतिक दलों पर लगे हुए प्रतिबंधों को और मीडिया पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा दिया गया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका नामक एक नए राज्य का उदय हुआ, जिसने दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत किया। उसके बाद वहां पर रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और सभी नस्ल के लोग मिलजुल कर सरकार का गठन करने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह हुआ कैसे? यह एक साधारण बात नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के विचार, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमानसता पर भरोसा और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही श्वेत नेताओं ने श्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें, जो कि आसान नहीं था। उन्होंने कहा, अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। दक्षिण अफ्रीका में एक पार्टी ने दमनकारी शासन किया था अंग्रेजों ने, और दूसरी पार्टी थी जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने दोनों ही दक्षिण अफ्रीका की भलाई के लिए संविधान के निर्माण के लिए एक साथ बैठ। यह तस्वीर दक्षिण अफ्रीका के मिले जुले स्वरूप को दिखाती है, जिसे इंद्रधनुषीय समाज या देश। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना, ऐसा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना। उस संविधान ने नागरिकों को जितने अधिकार दिए उतने अधिकार किसी देश ने नहीं। उसमें फैसला लिया गया मुश्किल मामलों के समाधान के लिए हम कोशिशें करेंगे और किसी को भी अलग नहीं करेंगे, किसी को भी दुष्ट समझकर अलग बर्ताव नहीं करेंगे, और ये सहमति बनी कि सब लोग हर समस्या का समाधान सबकी भागीदारी से ही करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। आज दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जो लोग उस देश की अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के कारण निंदा करते थे, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों के द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभव को आगे से इंद्रधनुषीय समाज बनाने के में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। इस बारे में भी नेल्सन मंडेला जी के शब्दों को ही हम यहाँ समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो वह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं दें। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष,
वह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। किस प्रकार से दमन करने वाले और दमन सहने वाले एक साथ बैठकर एक समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे और उनके अंदर बहुत से डर थे, बहुत से अपने अपने हितों की रखवाली चाहते थे। बहुसंख्यक लोग तो ये चाहते थे समान रूप से राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार मिले और गोरे लोग ये चाहते थे जो हमारे पास संपत्ति है और हमारे अधिकार वह सुरक्षित बने रहे। इन बातों को लेकर लंबी चर्चा हुई, दोनों पक्ष एक दूसरे के विचारों से सहमत हुए और श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों के लिए लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार देने की बात स्वीकार की। साथ ही साथ अश्वेत लोगों ने स्वीकार किया कि किसी भी श्वेत व्यक्ति से जबरदस्ती संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। जबकि यह भरोसा करना आसान नहीं था, परंतु संविधान में इस प्रकार से लिखत पढ़त की गई जिससे कि आगे आने वाले लोगों के लिए भी बाध्यकारी हो। भविष्य के शासकों को कैसे चुना जाएगा, क्या नियम होंगे, ये सब लिख दिए गए। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिख दिया गया। लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी लिख दिए गए, परंतु ये नियम तभी तक संभव है जब आने वाले लोग इन्हें मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन चीजों का भी पुख्ता इंतजाम कर दिया। वे इस बात पर सहमत हुए थे कि नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकेगी। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ने ही नहीं की, दुनिया भर के लोगों में विचारों में भेद हो, इसलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर लागू नहीं होती है, हर संगठन के भी कायदे कानून होते हैं और वह संगठन का संविधान कहलाता है। इस प्रकार से आपके इलाके में जो सहकारी संगठन है, राजनीतिक पार्टियां, उन सभी ने भी अपने लिए एक संविधान बना रखा है जिस पर वो अमल करते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों और सरकार के बीच में संबंध तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है। पहला है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग। दूसरा है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार होगा। दूसरा है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और यह बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। उसके बाद तो ये चलन हो गया कि जो भी देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं उनके यहाँ पर एक लिखित संविधान होगा। अब आती है बात भारतीय संविधान का निर्माण। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान और भारत का राष्ट्र चिन्ह, भारत का संसद और शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट, उसके रचयिता भीमराव अंबेडकर जी, संविधान के लेखक प्रेम बिहारी रायजादा जी ने 6 महीने के अथक परिश्रम से संविधान को लिपिबद्ध किया। हमारे संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी हुई है जिसमें 6 माह का समय लगा और 432 पेन के निब का प्रयोग किया गया तथा 251 पेज पर और उसका वजन 3 किलो 750 ग्राम है। संविधान की प्रत्येक प्रति पर जो चित्रण किया गया है श्री नंदलाल बोस और उनके शिष्यों के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण अफ्रीका की तरह ही हमारे देश में भी अंग्रेजों के जाने के बाद संविधान बनाने का कार्य भारतीय लोगों के द्वारा किया गया। इस मुश्किल घड़ी में संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं था जैसा कि आज। विभाजन में लगभग दोनों ओर के 10 लाख लोगों की मौत, परंतु फिर भी भारतीय विचारकों के पास कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन काफी लंबे समय तक चला। उसके अनेक सम्मेलनों, बैठकों, चर्चाओं, संघर्षों एवं समितियों से संविधान के आकार, प्रकार और स्वरूप का रास्ता स्पष्ट हो गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू एवं अन्य 8 कांग्रेसियों ने भारत के लिए प्रथम संविधान तैयार किया।
1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के संविधान के स्वरूप पर काफी चर्चा हुई और वहीं पर यह तय हुआ कि हमारे संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सर्वसम्मति है। इसके साथ साथ 1935 के भारतीय सरकार कानून के अधिकांश प्रावधानों को भी निर्माताओं ने ज्यों का त्यों रख लिया। भारतीय संविधान निर्माताओं पर फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र और अमेरिका के मौलिक अधिकारों और रूस के समाजवाद का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा। 1937 के बाद भारतीय प्रादेशिक असेंबलियों में भारतीयों के द्वारा जो शासन चलाने का अनुभव था, उसका लाभ भी हमारे संविधान सभा के बहुत से सदस्यों को मिला और इस प्रकार से उन्हें संविधान बनाने में आसानी हुई। राष्ट्रीय आंदोलन ने विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं किया, उन्होंने देश की जनता को भी जगाने का और आंदोलित करने का कार्य। सब यहाँ प्रश्न उठता है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? ये लोग सभी क्षेत्रों से चुने गए थे, जिस प्रकार से आजकल एमपी चुने जाते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में कराया गया। पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। उसके तुरंत बाद भारत को दो हिस्सों में बांटने की बात आई, भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित करने की, और उसी प्रकार से संविधान सभा का भी दो भागों में विभाजन हो गया। भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या रह गई 299। भारतीय संविधान सभा के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने चर्चा करने के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया और उस प्रारूप संविधान के प्रत्येक धारा पर लंबी चर्चाएं हुई। संविधान निर्माण के दौरान लगभग 2000 से अधिक संशोधन किए गए और संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण के समय 114 दिनों तक गंभीर चर्चा के लिए अधिवेशन चले और इन चर्चाओं के रिकॉर्ड रखे गए, जिन्हें आज भी संग्रहित करके रखा हुआ है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से 12 खंडों में सुरक्षित रखा गया है। इस संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनाकर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया, जिस पर संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 से संविधान को विधिवत लागू किया गया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अधिक थे। कांग्रेस के लोगों के बीच में भी कई विचार थे, उनमें भी मतभेद थे। सामाजिक रूप से इस सभा के सभी समूह, जाति, धर्म और पेशे के लोग शामिल किए गए थे। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनी। महात्मा गांधी के विचार, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब या नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसा अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मन में भी था। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज जो हम असमानता के विरुद्ध संविधान को खड़ा पाते हैं, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विशेष महत्व है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को निभाएंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखें। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही ये कहा
भीमराव अंबेडकर जी। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया। इस प्रकार है, वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से, नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर एक क्षण ऐसा आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भरा है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो। जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इस प्रकार से महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे 3 बड़े विचारकों के विचारों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान किस ओर झुका हुआ है। संविधान का दर्शन, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी गई हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ शुरू होता है, उसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर उस समय के बाद के सभी संविधानों में प्रस्तावना लिखी जाती है जो दुनिया को उस संविधान के बारे में बताती है। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें संविधान की आत्मा बसती है। यह हमारे देश के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना, इसके प्रत्येक शब्द का विवरण अलग अलग किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसमें लिखा है हम भारत के लोग। इसका अर्थ है कि हम सब भारत के लोग ये बोल रहे हैं। इसके मुख्य बिंदु है हम भारत के लोग। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि उसे किसी राजा या बाहरी व्यक्ति ने। दूसरा शब्द था इसमें प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार कोई भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता। समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो जाएं। लोकतंत्रात्मक
सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप बनती है या चलती है। पंथनिरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, सरकार के द्वारा घोषित नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। गणराज्य किसे कहते हैं? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। न्याय नागरिकों के द्वारा उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों की व्यक्ति करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। समानता कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुत्ता हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। यह है संविधान की मूल प्रति में लिखी हुई प्रस्तावना, जो कि हाथ से लिखी हुई है। कितने सुंदर तरीके से इसमें चित्र भी बनाए गए हैं, बेल बनाई गई है, और जो हमने अभी किताब की पढ़ी है वह प्रिंटेड बनी हुई है। संस्थाओं का स्वरूप संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं करता। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता। भारतीय संविधान निर्माता ये जानते थे कि लंबे समय तक चलने वाले संविधान में समय समय पर बदलाव की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने इसमें संविधान संशोधन का भी प्रावधान किया है। दुनिया के संविधानों की तरह हमारा संविधान यह बताता है कि किस प्रकार से सरकार चुनी जाएगी, किस प्रकार से अधिकारों का बंटवारा हो और किस प्रकार से उनको लागू किया जाए, क्या क्या सीमाएं हैं सरकार और नागरिकों को कितने कितने अधिकार दिए गए। इसी प्रकार से भारतीय संविधान भी दुनिया का एक बेहतरीन संविधान है, जो हमें अपने चहुमुखी विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। इस अध्याय में हमने जो जो बिंदु बताए थे उन सभी पर चर्चा की गई। धन्यवाद।